जब तुम एनिमे के बारे में सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक अच्छी स्टोरी, अच्छी एनिमेशन और मे बी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में एनिमे सुनकर ऐसी तस्वीरें आती हैं? आई बेट नॉट। जो तुम्हारा फेवरेट एनिमे तुम्हारे हार्ड टाइम्स में तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेशन देता है और तुम्हारे मूड को लाइट करता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको बनाते समय सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि कई लोगों की सेक्रीफाइसेस, आंसू एंड मौत तक हुई हो। हर वीक हमारे फेवरेट एनिमे के जो एपिसोड्स की इतनी अच्छी एनिमेशन हमें देखने को मिलती है, उसके पीछे का काला सच आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनिमे इंडस्ट्री नोटोरियसली यंग आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उन एनिमे पर काम करना चाहते हैं जिनको देखते देखते बड़े हुए हैं, who often doesn't know what kind of a sinkhole it is। सबसे पहले हम लोग आते हैं पे स्ट्रक्चर पर। जो एंट्री लेवल एनिमेटर्स होते हैं ऑफन नोन एज इन बिटवीनर्स, जो कि की मूवमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच के फ्रेम्स ड्रॉ करते हैं। उनको कॉमनली पर फ्रेम के लिए पैसे मिलते हैं रेदर देन अ सैलरी। अब में भी तुम्हें यहाँ पर लगे कि ये तो अच्छा है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, यानी कि थोड़ा और काम करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, पर नहीं, ये आर्ट का काम है। इसमें चाहे तुम जितना भी जल्दी काम करने की कोशिश कर लो, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एनिमेशन ऑफन एक सिंगल फ्रेम को ड्रॉ करने में अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को भी कई घंटे लग जाते हैं। एंड इन एंट्री लेवल एनिमेटर्स का स्टैंडर्ड रेट सिर्फ 200 येन है, विच इज लेस देन $2। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे एनिमेटर्स जापान के मिनिमम वेजेस से भी कई गुना कम कमा पाते हैं। कई सारे एंट्री लेवल एनिमेटर्स ने बोला है कि वो महीने के सिर्फ $500 तक ही कमा पाते हैं, विच मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू इवन सर्वाइव इन अ बिग सिटी लाइक टोक्यो, जिसके वजह से उन्हें या तो साइड बाय साइड एक दूसरी जॉब करनी पड़ती है या फिर अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगना पड़ता है। एक रीसेंट सर्वे में कुछ एनिमेटर्स ने बताया कि उनको इतना ज्यादा काम करवाया जाता है कि वो कई बार 4-4, 5-5 दिनों तक अपने घर तक नहीं जाते हैं। They said it is very common for animators to sleep under their desk for days, ताकि वो ब्रॉडकास्ट डेडलाइंस को मीट कर सके। और ऐसे न्यूमरस केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं जहां पर कि एनिमेटर्स को ओवर एग्जॉस्शन की वजह से ऑफिस से सीधा हॉस्पिटलाइज तक किया गया है। एंड यू नो व्हाट्स इवन वर्स, देयर आर फार टू मेनी केसेस जहां पर कि ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि ऑफिस में काम करते करते ही ये वर्कर्स ओवर एग्जॉस्शन की वजह से लिटरली मर गए हैं राइट ऑन देयर डेस्क। इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारा कलीग साइड बाय साइड बैठकर काम कर रहे हैं एंड सडनली यू सी हिम फॉलिंग ऑन द डेस्क एंड ही इज नो मोर। तुम्हारे दिमाग में क्या ट्रॉमा होगा उस चीज को लेकर, बस एक बार उस चीज को इमेजिन करके देखो। तुम भी वही और उतना ही काम करते हो तो फिर एट सम पॉइंट तुम भी अपनी जान के लिए डरने लगोगे। एंड इट्स टू द पॉइंट जहां पर काफी सारे एनिमेटर्स लिटरली अपनी सैनिटी तक खोने लग जाते हैं। ये चीज इस कदर नॉर्मल हो चुकी है कि जापान में ऐसे ओवरवर्क एग्जॉस्शन से होने वाली डेथ्स को एक अलग से वर्ड भी दे दिया गया है, विच इज कारोशी। अगर हम सिर्फ जापानीज गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो फिर सिर्फ फिस्कल ईयर 2024 में ही 1304 डेथ्स ओवरवर्क एग्जॉस्शन की वजह से हुई हैं। एंड दैट मींस 1304 फैमिलीज सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इस वजह से कंप्लीटली तबाह हो गई। एंड लेट्स बी रियल, गवर्नमेंट डेटा एक वो चीज है जिसके ऊपर हम लोग कभी भी रिलाय नहीं कर सकते हैं। एक साल में 1304 तो वो डेथ्स है जिनको गवर्नमेंट डेटाबेस में रिकॉर्ड किया गया है, एंड ऐसी ना जाने कितनी डेथ्स होंगी जिसको किसी और चीज के अंडर रजिस्टर कर दिया गया होगा। तो फिर वी डोंट नो कि एक्चुअल नंबर कितना ज्यादा हाई जा सकता है। ये वो डेटा होता है जो गवर्नमेंट को पब्लिक रखना होता है फॉर द होल वर्ल्ड टू सी एंड जस्ट टू कीप देयर कंट्रीज इमेज सेफ। कई बार गवर्नमेंट्स जो एक्चुअल नंबर होता है उससे कहीं गुना ज्यादा कम करके ये नंबर्स पेश करती है। तो वी शुड एक्चुअली नॉट बी सरप्राइज्ड अगर एक्चुअल नंबर 4000 डेथ्स पर ईयर को भी एक्सीड कर जाए। एंड इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से जापान में लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा होपलेस हो गई है कि लोगों ने वहां पर लिटरली शादी और बच्चा करना ही बंद कर दिया है। एंड डू यू नो ये कितना ज्यादा बुरा है? इतना बुरा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से अब जापान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। जापान का बर्थ रेट अब लोएस्ट है सिंस 1899, जिसको जापानीज गवर्नमेंट एक्चुअल में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एडमिट कर रही है, विच मींस लॉन्ग टर्म में एक पॉसिबल एक्सटिंक्शन अगर चीजें ऐसी चलती रही तो। जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है, तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि इसका रीजन है यंग लोगों का या तो लेट शादी करना या फिर शादी ही ना करना, एज दे कैन नॉट अफोर्ड देयर ओन एक्सपेंडिचर सो दे कैंट इमेजिन टेकिंग ऑन एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। हाई लिविंग कॉस्ट, स्टैग्नेंट वेजेस एंड अ रिजिड वर्क कल्चर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू बैलेंस वर्क एंड चाइल्ड केयर। तो ये वो इश्यूज है जो कि गवर्नमेंट को भी पता है बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन आखिर क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि जापान की इकोनॉमी क्वाइट लिटरली इसी इंडस्ट्री के ऊपर चलती है एंड गोइंग अगेंस्ट देम मींस टेकिंग अ ह्यूज हिट ऑन द कंट्री, जो कि वो लोग ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते।
अब तुम में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि जब एनिमे इंडस्ट्री कसम से बिलियंस कमा रही है तो फिर ये सारा पैसा आखिर जा कहां पे रहा है? देखो, ज्यादातर एनिमेस को प्रोडक्शन कमिटीज फंड करती हैं, जिसमें उस एनिमे के टॉय मैन्युफैक्चरर्स, पब्लिशर्स, रिकॉर्ड लेबल्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ये सभी होते हैं। वो सभी मिलकर एनिमे में अपना पैसा डालते हैं और पूरा फाइनेंशियल रिस्क अपने ऊपर लेते हैं। मतलब अगर कोई एनिमे फॉर एनी रीजन नहीं चलता तो वो मिलियंस का नुकसान सिर्फ उनको ही झेलना पड़ेगा। एनिमेशन स्टूडियोज को एक फ्लैट अपफ्रंट फी दे दी जाती है टू मेक दैट एनिमे, बट इन एक्सचेंज अगर वो एनिमे एक ग्लोबल हिट बन जाता है तो फिर उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट सीधा उन प्रोडक्शन कमिटीज के पास ही पहुंच जाता है। मतलब कि एनिमेशन स्टूडियोज को वही एक लिमिटेड बजट मिलता है जिसमें उनको अपने एनिमेटर्स को पे करके पूरा एनिमे बनवाना होता है विद वॉइस आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। एंड अगर वो एनिमे हिट भी हुआ तो भी उनका कुछ ऐसा खास प्रॉफिट नहीं है। इट्स दैट कमिटी जो कि एक गैम्बल खेलती है जिसमें कि अगर नुकसान हुआ तो फिर सारा का सारा पैसा डूबा और अगर हिट हुआ तो फिर अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। मर्चेंडाइजिंग से लेकर लाइसेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी कमेटी को मिलता है। स्टूडियो और एनिमेटर्स को बहुत रेयरली ही उनकी रॉयल्टी मिलती है एंड फॉर दैट रीजन दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन फंड्स, जिसकी वजह से एनिमेटर्स का ये हाल होता है। अब शायद से तुम्हारा सवाल होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे ना, तो फिर ये एनिमेटर्स आखिर मिनिमम वेजेस से भी कम कैसे कमा रहे हैं? तो इसका आंसर है लूप होल्स। ये स्टूडियोज एंड कमिटीज कुछ लूप होल्स का इतना वाइजली यूज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब कुछ पता होते हुए भी वो लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ना ही गवर्नमेंट और ना ही कोर्ट। देखो, तुम्हें मिनिमम वेजेस आखिर कब देने पड़ेंगे? जब तुम किसी को हायर करोगे। लेकिन व्हाट इफ तुम फ्रीलांसर्स को जॉब पर रख लो, तब तो कितना मिनिमम वेजेस है वो सिर्फ तुम डिसाइड करोगे। एंड इसीलिए 50 से 70% एनिमे वर्कर्स फ्रीलांसर्स होते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। मोस्ट ऑफ द लोग जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टू एनिमेट एनिमेज, वो एक्चुअल में एक प्रॉपर जॉब तक पर नहीं है। ये स्टूडियोज बहुत रेयरली ही किसी को जॉब्स ऑफर करती हैं एंड ये चीज इन स्टूडियोज को अलाउ करती है लीगली लेबर लॉज को बाईपास करना। मतलब कि मिनिमम वेजेस तो छोड़ो, इन स्टूडियोज को अपने एनिमेटर्स को पेड लीव और हेल्थ बेनिफिट्स तक नहीं देने पड़ते। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। फ्रीलांसर्स के पास जीरो जॉब सिक्योरिटी है। अगर हायर अप्स चाहे तो उन्हें किसी भी वक्त निकाल सकते हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तुम्हें जॉब पर ही नहीं रखा तो फिर कौन सा नोटिस पीरियड और आखिर कौन सा पे ड्यू। उनको अपना पेट पालने के लिए एक गिग जॉब से दूसरे गिग जॉब पर कूदना पड़ता है और इसीलिए इट्स इवन मोर डिफिकल्ट टू यूनियनाइज, क्योंकि जब तुम जॉब पर एक जगह रह ही बैरली कुछ महीने के लिए रहे हो तो भला कौन सा यूनियन तुम फॉर्म कर पाओगे। और कोई स्ट्रॉन्ग यूनियन ना होने की वजह से इन लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अनरीजनेबल डेडलाइंस के अगेंस्ट आवाज उठाना और इवन वर्क प्लेस हरासमेंट पर भी कुछ बोलना। एंड यू नो व्हाट, एनिमे इंडस्ट्री में वर्क प्लेस हरासमेंट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। ये करंट बिजनेस मॉडल इंटायरली अनस्टेबल है एंड इट्स एक्टिवली कैनिबलाइजिंग इट्स ओन फ्यूचर। ये इंडस्ट्री लिटरली खुद को इस तरह से खा रही है टू अर्न मोर एंड मोर मनी कि एक टाइम के बाद ये खुद को ही खत्म कर लेगी इफ नथिंग इज डन। क्योंकि आखिर कौन ही ऐसी इंडस्ट्री में विलिंगली काम करेगा जो कि उनको उनकी जान की कीमत कुछ चिल्लरों में देती है। और ये जो इश्यूज हैं ये सिर्फ न्यू कमर्स को ही फेस नहीं करने पड़ रहे, इवन जो वेटरन एनिमेटर्स हैं उन पर भी इतना ज्यादा ओवरवर्क है अपने कोटास को मीट करने के लिए कि दे सिंपली डू नॉट हैव टाइम टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन। और जब वेटरन्स ही अपनी को पास डाउन नहीं कर पाएंगे तो फिर अगली जनरेशन आखिर कैसे इंप्रूव करेगी? टीचिंग ऐसे ही काम करती है कि ऑलरेडी फॉर्म्ड स्किल्स पास डाउन हो और फिर उसमें इंप्रूवमेंट्स की जाए एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। लेकिन यही साइकिल ओवरवर्क की वजह से लिटरली ब्रेक हो गई है। एंड डू यू नो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इतने ज्यादा टेरिबल पे और क्लोज टू नो ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे यंग एनिमेटर्स एक्सट्रीम बर्नआउट फील करके विद इन देयर फर्स्ट 3 इयर्स ही इंडस्ट्री को इंटायरली क्विट कर रहे हैं। अब जब तुम्हारे पास कोई वर्कफोर्स ही नहीं होगी तो फिर तुम आखिर क्या करोगे? कहीं और से कहीं और की वर्कफोर्स को हायर करोगे, राइट? And that's what this anime industry is doing. To plug the holes जो कि इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं, स्टूडियोज हेविली अपने काम को दूसरी कंट्रीज में आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के स्किल रिटेंशन में हमें एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और मिड सेशन प्रोडक्शन डिले भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर एक सिंगल सीजन खत्म होने के बीच में ही एनिमे कई बार डिले हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट एग्जांपल है वन पीस जो कि 1999 से नॉन स्टॉप चल रहा था, जिसमें कभी कोई इशू नहीं आया था। वो 2025 में पहले 6 महीने के ब्रेक पर गया था और फिर कुछ टाइम के लिए वापस
जाकर लिटरली 26 से 27 सालों के बाद वन पीस अब एक वीकली एनिमे से सीजनल एनिमे बन चुका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये थी कि वो लोग बस एनिमेशन को बेटर करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, लेकिन वी ऑल नो द ट्रुथ, जो हाल इस वक्त एनिमे इंडस्ट्री का चल रहा है वो वन पीस जैसे प्रोजेक्ट को मेंटेन ही नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए 6 महीने का ब्रेक लिया था, लेकिन उसके बाद भी एकदम से ऐसा क्या हो गया जो कि 25 साल से चलता हुआ एनिमे सीधा ही सीजनल एनिमे बना दिया गया। एक एनिमे जो कि 1999 से नॉन स्टॉप वीकली एपिसोड्स ड्रॉप कर रहा था नो मैटर व्हाट, एनिमे इंडस्ट्री की ग्रीड और वर्क कल्चर ने उस तक की प्रोडक्शन में इश्यूज क्रिएट कर दिए। अब इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है मापा स्टूडियोज। जेजेके के लास्ट सीजन के टाइम पर क्या हाल हुआ था वो तो हम सबको पता है। मापा के एनिमेटर्स ने सभी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी कि कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें उनके घर तक नहीं जाने दिया जा रहा था, और हाल तो इतने ज्यादा बुरे थे कि जेजेके सीजन 2 के बहुत सारे एपिसोड्स उनके एयर होने के बस कुछ घंटे पहले ही कंप्लीट हो रहे थे। वो फर्स्ट टाइम था जब हम नॉर्मल ऑडियंस को इस खूबसूरत दिखने वाली एनिमे इंडस्ट्री की एक्चुअल शक्ल दिखने लगी थी। ऑल्दो हम में से ज्यादातर लोगों ने मापा की सिचुएशन पर कुछ मीम्स बनाकर और इसका सिर्फ मजाक उड़ाकर इसे छोड़ दिया था, उन एनिमेटर्स का वो पेन रियल था। एंड अब तुम इमेजिन करो कि ये हाल जापान के एक टॉप एनिमेशन हाउस का है। एक टॉप प्रोडक्शन हाउस से आखिर तुम क्या इमेजिन करते हो? एक अच्छी पे, एक स्टेबल वर्क लाइफ कल्चर, राइट? लेकिन ये हाल उनका था। तो फिर तुम लोग जस्ट इमेजिन करो कि जो छोटे एनिमेशन स्टूडियोज होंगे उनके वर्कर्स का, उनके एनिमेटर्स का आखिर क्या हाल होता होगा। अभी रिसेंटली वन पंच मैन सीजन 3 आया, जिसका भी अगेन हम सब ने मजाक उड़ाया, बट वन पंच मैन प्रोडक्शन के पास इतना अच्छा खासा बजट होने के बाद भी भला वो इतना बुरा एनिमेट क्यों हुआ? उसका रीजन पैसे से ज्यादा टाइम था। एनिमेटर्स को उसको एनिमेट करने के लिए लिटरली बस इतना ही टाइम दिया गया कि वो उसमें अपना बेस्ट यही दे पाए, और उसके बाद वो सारा का सारा बर्डन भी, इतने बुरे एनिमेशन का बर्डन भी उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया, एज इफ उनको तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा टाइम मिला था, पर उन्होंने ही गलत एनिमेट किया है। तुम्हें शायद लगे कि वन पंच मैन सीजन 3 तो इतने सालों के बाद आया था, तो फिर भला टाइम का इशू कैसे हुआ? फर्क इससे नहीं पड़ता कि कोई एनिमे कितने टाइम के बाद आ रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि उस एनिमे को एनिमेट करने के लिए कितना ज्यादा टाइम दिया गया था, जो कि वन पंच मैन सीजन 3 के टाइम पे बहुत ज्यादा कम था। अब इन्हीं सब चीजों के चलते जापान में एक दूसरी इंडस्ट्री बूम करने लगी, जो कि थी रेंटिंग ह्यूमंस इंडस्ट्री। वर्क लाइफ कल्चर के इतने ज्यादा मेस्ड अप होने के बाद सब लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था कि वो एक पर्सनल लाइफ जी सके, लेकिन एट द एंड दे आर जस्ट ह्यूमंस, तो उनको भी अकेला फील होता है, जिसकी वजह से जापान में लिटरली ह्यूमंस को रेंट करने की एक इंडस्ट्री ही शुरू हो गई, जहां पर तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त और इवन फेक फैमिली तक रेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें बस एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि तुम्हारे साथ डेट पर जाए, तो फिर जस्ट पे सम मनी और एक डिसाइडेड टाइम के लिए कोई इंसान एक्ट करेगा एज योर पार्टनर। एंड अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अकेले हो और तुम्हें एक लविंग फैमिली चाहिए, तो तुम्हें एक पूरी फैमिली जिसमें फादर, मदर, वाइफ और बच्चे सब कुछ हैं, वो भी रेंट कर सकते हो। अब बाकी कंट्री के कुछ लोगों को ये वाली चीज कुछ ज्यादा ही फैसिनेटिंग लगती है कि तुम जापान में लिटरली एक पार्टनर ही रेंट कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे का वो पेन और रियलिटी उन लोगों को नहीं पता। आज जापान उस क्लिफ पर खड़ा है जो कि कब टूट जाए किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि वो टूटेगी जरूर। तो याद रखना, कई बार कुछ एनिमेज में जो कैरेक्टर तुम्हें ये समझा रहे होते हैं कि कैसे तुम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहना है, कई बार उनको बनाने वाले इंसान उसके पीछे लिटरली मर रहे होते हैं। That was it for this video. This is my Instagram. अगर तुमने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो फिर I will request you कि प्लीज जाकर इसको फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट्स छोड़ देना, एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।